तुम जो पढ़ने वाले हैं 28 मई का डिस्कशन स्टार्ट, पहले फ्रंट पेपर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ वीडियो 40 to 45 मिनट्स की होगी, उससे कम नहीं हो सकती है, बिकॉज उसका रीज़न हम बहुत डीपली पढ़ते हैं। अगर आपको 25 मिनट की हिंदू डिस्कशन चाहिए तो वो इम्पॉसिबल है वो बनाना। तो इसलिए वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। जो पहली न्यूज़ है पेपर से रिलेटेड, वो स्टेट रिस्पॉन्सिव फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल। ये कुछ भी काम की नहीं है, वो सेंट्रल ने सीधा जो बोल दिया है वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है फॉर वैक्सीनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो न्यूज़ है, मतलब ट्विटर डिफेमिंग इंडिया, मतलब डिफाइंग द लॉ से गवर्नमेंट, मतलब जो न्यू रूल्स आए हैं आपके IT एक्ट 2021 की जो गाइडलाइन आई है उसको मतलब फॉलो करना होगा आपको। तो इसके ऊपर न्यूज़ है, ये भी हमारे लिए नहीं है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, IT एक्ट से रिलेटेड दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 69, सेक्शन 66A, और उसके बाद IT एक्ट जो 2021 आया है उसके रूल्स आए हैं जो 25 फरवरी में आए हैं, वो तीनों चारों चीज़ हम पढ़ेंगे। वो हम जाएंगे अपने बेसिक नोट से। जो बेसिक नोट्स हैं वो इधर है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं IT एक्ट 2000 जो आया था। अब जो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको IT एक्ट 2002 की जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जो इनेक्ट हुआ बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2000 में, वो इनेक्ट किया गया। उसके अंदर क्या किया गया है, जो जैसे आप लीगल सेंक्शन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चीज़ें थी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन था या गवर्नेंस वाला सिस्टम था, उसको मतलब कि प्रिवेंट साइबर क्राइम से बचाया जाए, तो इसलिए ये एक्ट लेके आए। तो इनको एक्ट को देखते हुए कुछ हमने इंडियन पीनल कोड में मतलब कुछ प्रावधान किए, या फिर मतलब कि बैंकिंग बुक एविडेंस एक्ट में कुछ चेंजेस किए, इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए, रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट जो है, रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऐड करना था। ठीक है। अभी जो मतलब रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट ईयर लॉकडाउन में जो टिकटॉक बैन हुआ था, जो चाइनीज ऐप बैन हुए थे, इसी एक्ट के अंदर बैन किए गए थे। अब ये किसके अंदर आया, तो IT टेक्नोलॉजी का है। तो आपको याद रखना है जो बैन हुए थे ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नहीं किए, तो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने वो बैन किए थे, ऐसा आपको याद रखना है। फिर इसे एक्ट को 2008 में फिर अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है चीज़ों के साथ। तो इसमें फिर कुछ और अमेंडमेंट किया गया। इसमें अमेंडमेंट करके सेक्शन 66A लेके आया। अब वो है क्या 66A, वो क्या था, अगर कोई आप पोस्टिंग करते हैं सोशल मीडिया साइट पर, अगर आप कुछ लिखते हैं और वो अगेंस्ट है किसी अथॉरिटी के या फिर अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, तो उसे ऑफेंसिव माना जाएगा। तो अमेंडमेंट कर दिया गया पार्लियामेंट में, इसे विदाउट एनी डिबेट पार्लियामेंट ने पास कर दिया, कोई डिबेट नहीं हुई। एज पर सेक्शन के हिसाब से क्या है कि कन्विक्टिंग जो होगा, मतलब कि चार्ज ऑफ सेंडिंग एन इन्फॉर्मेशन डेट आर ग्लोसली ऑफेंसिव, उसको मतलब एक तरह से क्या माना जाएगा, कोई ऐसी उसने इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने फेसबुक पे कुछ डाला, उससे कुछ ऑफेंसिव क्रिएट हो गया, उस सब कुछ चीज़ को क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट को लगा कुछ ऑफेंसिव है तो उसको क्या माना जाएगा, उसे मतलब कि एक तरीके से इलीगल थिंग माना जाएगा और मुझ पर 66A के अंडर से कार्रवाई हो सकती है। तो इन सब चीज़ को चेक किया गया है। कोई आप चीज़ डालते हो, कोई डेंजर है, इंसल्ट कर रहा है, इंजरी कर रहा है, क्राइम, इंटिमिडेशन है, इम्यूनिटी है, हेटेड कोई चीज़ है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप जो करते हो, तो उसको 66A के अंडर रखा गया। अब पेनल्टीज में प्रिस्क्राइब की गई, मतलब कि आपके पास सज़ा हो सकती है 3 साल तक की और फाइन भी लग सकता है। ये था 66A के अंदर। अब इस चीज़ को जाके चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर उसके बाद अगर आपका ये राइट वायलेट हो रहा है आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 क्या बोलता है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो चैलेंज किया गया है। वो किसने चैलेंज किया, वो किया सीरिया सिंघल केस आया था 2015 में, यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस आया था, उसने चैलेंज किया कि जो एक्सपर्ट चेक किया गया है कि कैसे वायलेशन, पता लगा कि हाँ ये सच में आपकी वायलेट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरा अधिकार है लिखना, तो वो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें अरेस्ट पर्सन शुड बी मेड, मतलब कि अनचैरिटेबल रिमार्क, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पॉलिटिशियन, उनको मतलब कर्व किया जा रहा था स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो इस एक्ट को क्या कर दिया गया, इस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इसे वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कर दिया गया, 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब 2018 में एक चीज़ और ऐड हुई थी इस एक्ट के अंदर, 69A। 69A क्या है कि मतलब आपको अगर कोई आप चीज़ डालते हैं या फिर आपने व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजा दूसरे के पास, और वो मैसेज ऐसा मैसेज है कि मतलब कि कानून व्यवस्था, पब्लिक
डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को बेकार कर सकता है, किसी फॉरेन स्टेट जो आपके रिलेशन अच्छे हैं किसी फॉरेन स्टेट के साथ उसे हार्म कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है, अगर आपने कोई ऐसा मैसेज सेंड किया इंडिया के डिफेंस के ऊपर कोई बात है तो आपको उसे इंटरसेप्ट करके कहाँ से मैसेज आया है और उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको भी बैन कर दिया जाएगा, मैसेज को भी। ऐसा बोलता था 69A। इसे बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, प्राइवेसी की बात है, क्योंकि आपने पुट्टा स्वामी केस देखा होगा, उसमें प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट इस पर बोलता है कि ठीक है ये प्राइवेसी के अगेंस्ट हम मानते हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, वो जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो अवब है आपकी इंडिविजुअल प्राइवेसी से। मतलब क्या है, अगर देश की सुरक्षा आपकी प्राइवेसी से बड़ी है, तो अगर देश की सुरक्षा में कोई बात आती है तो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, तो इसको स्टक डाउन नहीं किया गया 69A को। तो ये किस एक्ट के अंदर था? IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 लेके आए, उसमें साइबर क्राइम को देखने के लिए बात की गई। 2018 में दो इसमें ऐड किए गए, सेक्शन 66A या फिर 69A। 69A अभी भी है, 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। फिर इसमें कुछ और चेंजेस किए गए, देखो समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, मॉडर्न चीज़ें आती जा रही हैं, तो इसमें फिर दोबारा से अमेंडमेंट किया गया है, कुछ रूल्स लेके आए सेक्शन 79 के अंदर। जो ये आपके इंटरमीडिएट्स हैं ऑनलाइन, जैसे फेसबुक हो गए, सारे इंटरमीडिएट जो हैं इनको कर्व करने के लिए, जो इन पर चीज़ें चलती हैं इनको ट्रैकल करने के लिए, इनको ही ट्रैकल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स आए हैं 2021, वो भी इनको ट्रैकल करने के लिए तो कुछ चेंजेस किए गए। ये आपके इतने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2021 में आए वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे व्हाट्सएप हुआ, इस पर राइजिंग द मॉब लिंचिंग चीज़, फेक न्यूज़ चलती थी, उस चीज़ को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, तो इन सब चीज़ को देखने के लिए रूल्स लेके आए थे। इसमें साइबर सिक्योरिटी 24/7 आपका एक नोडल पर्सन होगा जो कॉन्टैक्ट मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहेगा, 24/7 कोऑर्डिनेट करेगा विद द लॉ, लॉ एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इंटरमीडिएट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेट टूल्स डेवलप किए जाएंगे। ये आपके चार्जेस ऑल्सो रिक्वायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ब्रेक एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये पहले भी बात की गई थी एंड टू एंड इंक्रिप्शन ब्रेक करने की 2018 में भी, पर वो हो नहीं पाया था। फिर दोबारा से 2021 वाले आए तो उसमें ब्रेक करने की बात की गई। तो यही सारी चीज़ है। रेशनल बिहाइंड क्या था कि गवर्नमेंट देखना चाहती थी कि लीगल फ्रेमवर्क लाना चाहती थी जो सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाना चाहती है, लॉ के साथ काम करे, कोई मिस ना करे इन सब चीज़ों का। ये सारी चीज़ इसमें की गई थी। फिर इसे क्रिटिसाइज भी किया गया था उस टाइम पे भी, अभी भी किया जा रहा है। देखो व्हाट्सअप केस हाई कोर्ट में चला गया, व्हाट्सअप अगेंस्ट इन लॉ के अगेंस्ट में कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ब्लॉक नहीं करेंगे, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। तो पुणे वाला केस हुआ था इसमें, पुणे वाला 2018 में, फुल फ्रीडम टू कर्व द मतलब डेमिशन एक्सप्लॉइटेशन मैसेज सोशल मीडिया की मॉब, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रंजबल लेटर केस हुआ था 2018 में, बस आपको याद रखना है। अब मैं कुछ इसमें चीज़ जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है इसका एट ए ग्लांस बता देता हूँ, जो चीज़ आपको याद रखनी है। 2000 IT एक्ट 2000 में क्या बताया गया था? इसमें एड्रेस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, ई सिग्नेचर को, और रिकॉर्ड जो होते हैं, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक की बात की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक बेस में ऑफेंसिव हो रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑफेंसिव है, उन सब चीज़ों की बात की गई थी। डैमेजिंग कंप्यूटर सिस्टम और कमिटमेंट साइबर टेररिज्म की बात की गई थी। मतलब स्टार्टिंग था, 2002 में इतनी चीज़ें नहीं आई थी, तो इन सब चीज़ों की बात की गई थी ऑनलाइन ऑनलाइन की। फिर कुछ फ्यूचर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्रिएटिंग टू द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल डेवलप करना है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो आपके डिजिटल सिग्नेचर आते हैं ना, आप जाति प्रमाण पत्र जो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल साइन लिखा होता है, उनको रिकॉग्नाइज लीगल बनाया गया था। सिक्योरिटी मेजर लिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए, सिग्नेचर एट आर द प्लेस, तो ये सब चीज़ें बात की गई थी 2000 में। अब मैंने फिर उसके बाद बताया 18 में क्या किया गया था, क्या नाम 16 में 2008 में क्या किया गया था, दो सेक्शन ऐड किए गए थे। 18 में कुछ और चीज़ें आई, व्हाट्सएप ज़्यादा हो गए तो इन सब चीज़ों की बात की। अब 21 आ गया, 2021 आ गया, 21 में क्या गया आगे मैं बताऊंगा, उसके ऊपर एडिटोरियल भी आए। हम चलते हैं अपने हिंदू पर। तो फ्रंट पेपर न्यूज़ यही थी, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फिर इसमें हाई कोर्ट टू अगेंस्ट मतलब मीडिया सेंसलाइजेशन जो केस है, ये हमारे काम का नहीं है। फिर मेंटल हेल्थ पे पेंडेमिक ने एक चीज़ क्रिएट करी है, मेंटल हेल्थ की एक नई प्रॉब्लम है। एनजाइटी लोगों की हो रही है, सीवियर इफेक्ट हो रहा है एनजाइटी का मेंटल हेल्थ पे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप खुश रहें, घर में रहें, अच्छी चीज़ें दें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, ठीक है। एक्सरसाइज मस्ट करें, कम से कम 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज आप डेली करें अपनी फैमिली के साथ, इन मॉर्निंग इवनिंग जब आपको टाइम मिले। यही चीज़ें हैं बचने का, खुश रहने का, यही सारी चीज़ें हैं। फिर आगे चलते हैं। जो न्यूज़ आती है, देखो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, डेथ मैन रिटर्न
होम आफ्टर हिज फादर, मतलब इंसान को जला भी दिया गया। क्योंकि कोविड में क्या हो रहा है, बिल्कुल जो आपको पैक शील दे रहे हैं बॉडी की, कि आपके फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया, उसे आप जाके बर्न कर देते हैं। पता लगा 1 हफ्ते बाद वो ठीक हो गए, हॉस्पिटल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, वो घर आया तो पता लगा तो वो तो एक्सपायर बहुत पहले का हो चुका है। तो एक अच्छी न्यूज़ मिली घर वालों को भी, इसलिए मैंने बताया। फिर आइलैंडर, मतलब कि आइलैंडर्स कौन है, जो अभी लक्षद्वीप का इशू चल रहा है, कल मैंने आपको पूरा बताया था लक्षद्वीप का क्या इशू है, क्या उस ड्राफ्ट के अंदर आया है, तो आज हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। मेघदातु भी कल मैंने आपको पूरा बताया था, कर्नाटक, ये तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है, एक डाम के ऊपर मेघदातु। तो इसके ऊपर क्या है कि एनजीटी ने कुछ डिसीजन लिया है, तो मैंने कल आपको पूरा ये बताया था, एनजीटी के बारे में भी पूरा पढ़ाया था, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको देखनी है, आप वहाँ जाके 1.5 स्पीड करके देख सकते हैं। देखो 40 to 51 आवर्स की ये होती है। मेरा मकसद रहता है जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए कम्प्लीटली पढ़ाई जाए। 25 से 30 मिनट की जो आप हिंदू की वीडियो रखेंगे, आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते। वो आपको क्या बताएगा, हेडिंग बताएगा, चीज़ें बता देगा क्या चल रहा है, फिर आपको खुद पढ़ना है। 25 मिनट आप उसमें वेस्ट करोगे, उसके बाद 1 आवर आप खुद 1 to 2 आवर खुद हिंदू पढ़ोगे। अगर आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि प्रियर मेंस के लिए दोनों के लिए काम आए, तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। फिर मेरी जो पीडीएफ है, जो ग्रुप में मिलेगी टेलीग्राम के, वो पीडीएफ आप जाके बस ओवर थ्रू कर लेना। आपका मोस्टली, मैं ये बताऊँ, हिंदू का पोस्टमार्टम है एक तरीके से। फिर जो न्यूज़ आती है वो आती है कल्चर इंक्रीजिंग, मतलब फ्रैक्चर और अनप्लान। अभी जो क्या हो रहा है, जो सेंट्रल वीस्ता प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, वीस्ता प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट डेवलप करनी है 2022 तक, उसे कंप्लीट करना है। 75th ऑफ इंडिपेंडेंस जब सेलिब्रेट करेंगे तब तक इसे कंप्लीट करना है। ये सब चीज़ों पे टाटा इसे बना रहा है, इसमें 3 ब्लॉक बनाए जाएंगे आपके, ठीक है ना, चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब पुरानी चीज़ें हैं वो तो म्यूज़ियम बन जाएंगी। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ पॉइंट आउट की है। जैसे आपका नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी, प्राइम मिनिस्टर जो आपका घर था साउथ ब्लॉक में, वो किसने बनाया था, वो बनाया था आपका हार्डवर्क ब्रेकर ने। पार्लियामेंट बनाई थी आपके एडवर्ड ल्यूटियन ने, इसे ल्यूटियन मार्ग भी बोला जाता है। इसे म्यूज़ियम बनाया जाएगा, म्यूज़ियम ऑफ डेमोक्रेसी, म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यू बिल्डिंग बन जाएंगी। ये सारी चीज़ें। न्यू रेसिडेंट्स ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन आपकी मतलब पोजिशनिंग एज द बॉटम ऑफ रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स का जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना, वो थोड़ा ऊंचाई पे दिखता है। उसके नीचे जो आपका राजपथ है, उसके आसपास ही आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी। वहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है, देखो ये इंडिया गेट के आसपास ही पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो वहीं पे आपको ये सब चीज़, जो न्यू परमिसेस मतलब कि चीज़ें बन रही हैं, घर बन रहा है, वो आपको दिखेंगी आपकी बॉटम ऑफ द रायसीमा हिल्स के। जो लुटियन जो अरेंज है, जो प्लॉट्स हैं फॉर कल्चर, जो बिल्डिंग्स है, जैसे जनपद हुआ, राष्ट्रपति भवन हुआ, ठीक है ना, किंग वे, राजपथ हुआ, इसे मतलब क्वीन वे भी बोलते हैं। जनपद को क्या बोलते हैं, क्वीन वे, क्योंकि राजा का पूरे सामने जो रोड होती थी, राजा की रोड होती थी, उसे राजपथ बोलते हैं। हमारे राष्ट्रपति की जो रोड है इसे क्वीन वे भी बोलते थे। मतलब क्वीन जो होती थी अंग्रेजों के टाइम में, क्वीन होती थी, विक्टोरिया विक्टोरिया, तो उसे क्वीन वे बोला जाता था। इतनी ही न्यूज़ है, और कोई हमारे रिलेटेड इसमें न्यूज़ नहीं है। अब जो दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है कि मतलब कि फ्री, मतलब कि स्पीच और एक्सप्रेशन आपका फ्री रहना चाहिए, उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब कि स्पीच को चेक करने के लिए स्पीच को सेपरेट ऑफेंसिव माना जाए अगर आपकी स्पीच वायलेट की जा रही है या आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके लिए लॉ कमीशन ने कई बार एक्सपर्ट कमेटी भी डेवलप की है, जैसे विश्वनाथ की कमेटी। सेक्शन 153 और 155 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की जो सज़ा होती है उसमें सेक्शन है, उन सब चीज़ को चेक करने के लिए टारगेट करती हैं। स्पीच डेट ग्रेव थ्रेटन टू एनी पीपल टू ग्रुप इंटेंशन टू कॉज ए फियर ऑफ अलार्म। इन सब चीज़ को मैं ठीक करने के लिए कि आप हम किसी ने कुछ बोला वो रैली में थ्रेटन है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये सब चीज़ तो गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑलरेडी 66 ऑलरेडी वायलेट हो चुका, खत्म कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। तो स्पीच का मैटर बहुत चलता है, क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है व्हाट इज़, मतलब कि क्या हेट स्पीच है। कुछ भी किसी आदमी को बोलेंगे हेट स्पीच है, वायलेशन किया गया, और बुक कर देते हैं, या तो फिर एंटी सोशलिस्ट एक्ट में कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एनएसए लगा देते हैं, आईटी एक्ट के अंदर सज़ा दे देते हैं, 69 के अंदर तो है ही, और भी इंडियन पीनल कोड के भी हैं, 153C 50A, इनके अंदर भी सज़ा दे देते हैं। तो क्या किया जा रहा है कि इसमें सजेशन दिया गया है, एक आप कमेटी बनाओ, आप डिफाइन करो कि हेट स्पीच क्या है, क्या होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये सारी इसमें बात की गई है। फिर इसमें देखो फ्री स्पीच और प्राइवेसी की बात, ये सब क्यों चल रहा है, ये सब चक्कर चल रहा है। जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स आया 2011, उसमें गवर्नमेंट ने सीधा बोला, एक तो आप 3 टायर सिस्टम मतलब 3 जगह पर उसको जांच होगी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो।
उसके बाद जो आप ये एंड टू एंड स्क्रिप्शन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे क्या क्या चल रहा है, व्हाट्सएप बोलता है ना एंड टू एंड स्क्रिप्शन है, आपके जहाँ से आया आपके पास सीधा, बीच में कोई लिंकेज नहीं है, उसको ब्रेक करो, अगर कोई न्यूज़ है उसे बताओ कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे गया, उसको ट्रैक करो। दूसरी चीज़ आपका एक तो प्राइवेसी आ गई यहाँ पे। सेकंड चीज़ जो है आपका, गवर्नमेंट कुछ भी आर्टिकल आप लिखते हैं उसको हटाने का अधिकार गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें आ जाएगा कि आपकी फ्री स्पीच को कर्टेल किया जाएगा। आपने कुछ लिखा, गवर्नमेंट को लगा मेरे अगेंस्ट है, उसको हटा सकते हैं। उन सारी चीज़ों की बात चल रही है। तो इसके लिए लेते हुए व्हाट्सएप तो हाई कोर्ट में भी चला गया, और फेसबुक ने बोला है कि हम लॉ के साथ मैच करने की बात की गई है। तो यही सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, कि लाइफ ऑफ इंडियन लॉ रेदर बीइंग हैज द शेप अलोंग फंडामेंटल राइट्स का आपका किया जा रहा है। जो अभी ये लेके आए हैं, रूल्स लेके आए हैं, ये एक मतलब कि आइडियोलॉजी एक सेंट्रल की डोमेन, मतलब सेंटर को करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकल गाइडलाइंस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए खासकर है। और फिर मैंने आपको बताया पुट्टा स्वामी केस था, प्राइवेसी की मतलब बोला था राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, उसके भी थोड़ा अगेंस्ट में जा रहे हैं लॉ ये। फिर इसमें क्या बताया कि इंटरमीडिएट पिक्चर विद इन 24 आवर आपके पब्लिकेशन, मतलब की रिपोर्ट टू बी हमने क्रिटिसाइड ट्रांसपेरेंसी सेटिंग अप द डिस्प्यूट, मतलब ये सारी चीज़ें हैं लॉ के अंदर। रूल्स के अंदर क्या क्या है, एक तो आपको 24 आवर से मतलब कि कोई प्रॉब्लम है आपको रिपोर्ट करना है, फिर कंप्लाइन बनाना है रिपोर्ट को, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सेटिंग करना है, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आपकी सोशल मीडिया में तो उसके लिए डिस्प्यूट रिसोल्व मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, आपके डिस्प्यूट है वो सारी चीज़ ठीक है, पर प्राइवेसी का इसमें प्रॉब्लम है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच की प्रॉब्लम है। गैगिंग ए राइट, मतलब आपके जो राइट्स हैं उनको कैसे गैग किया जा रहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, केस आया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का केस था, प्रोफेसर आपका मनु भाई डी शाह का केस है 1992 में। उसमें क्या बोला गया था, फ्रीडम, फ्रीडम टू सर्कुलेट वन व्यू, मतलब एक फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास, जो आपके व्यू है, जैसे मैंने कुछ फेसबुक पे लिखा, ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू क्या होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, कि मतलब वन व्यू एज द लाइफ लाइन टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अगर मेरे व्यू सर्कुलेट हो रहे हैं तो एक तरह से एक लाइफ लाइन है डेमोक्रेसी के लिए, कि मैं अपने व्यू रख पा रहा हूँ डेमोक्रेसी में। तो ये है कि डेमोक्रेसी अच्छी है, तभी आप अपने व्यू डेमोक्रेसी के अंदर रख पा रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ को कर्टेल कर लिया, आपको याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस वाला जो केस है ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद जो और कौन सा केस था, और भी चीज़ था, अगर आपको उसको गैग किया जा रहा है, आपको जो आप लिख रहे हो उसको हटाया जा रहा है, तो एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए थ्रेटन का मामला है। तो आप थ्रेटन वाली बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो ये सारा चक्कर है। उसके बाद क्या चीज़ है कि इसमें बताया कि जो रूल्स हैं, दिस रूल्स अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों, आपने जो लिखा एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, आपको कुछ भी हटा दिया जा सकता है, कुछ भी उसमें लेके आ सकता है। सॉरी एक मिनट, एक मिनट सॉरी। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपका, मतलब कुछ भी आपने लिखा, आपका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हटा दिया जाएगा, कुछ आपने डाला तो गवर्नमेंट पर अधिकार है उसको हटाने का। तो आपको इसमें क्या दिखाया जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपके है उसको कम कर रहे हैं। तो यही सारी इसमें बात की गई है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो इसमें बताया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके पास सारे राइट आ जाएंगे। सेकंड शेड्यूल ऑफ द बिजनेस रूल 1961 डन नो एम्पावर द मेमोरिटी फ्रेमवर्क रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया। अब जो रूल्स थे, मतलब पहले रूल्स थे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं बोलते थे, अब जो सारे रूल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, अब ये अपनी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो सारी बात इसमें यही की गई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में आया था, नॉट रेगुलेटेड डिजिटल मीडिया, ये आपको याद रखना है। मैंने अभी बताया ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2002, 2000 फिर 8 में अमेंडमेंट किया गया, 18 में कुछ रूल्स लेके आए, वो क्या, वो ट्रैक नहीं करते थे डिजिटल मीडिया को। पर जो न्यू रूल्स लेके आए हैं ये अब क्या है, डिजिटल मीडिया जो है आपको फेसबुक है इसको भी अपने अंडर लेके आ जाएंगे, ऐसी बात की गई है। ठीक है ना, तो इसमें यही सारी इसमें बात की गई है कि फ्री ऑफ स्पीच जो फिक्स है गवर्नमेंट का, अल्टीमेटली एडजस्ट मतलब कि ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी स्पीच ऑनलाइन। राइट टू प्राइवेसी मतलब आपको ट्रेसेबल किया जाएगा, या आपको ट्रेस किया जाएगा ना, जो आपका एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बताया जाएगा मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर गया है, तो उसको भी ट्रेस किया जाएगा, तो प्राइवेसी के अगेंस्ट है। थ्रेट है हियर नॉट ओनली द प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को थ्रेट नहीं है, बट ऑल्सो एक्सटेंड द इवेजन एंड द आपका डिप्रीविएशन ऑफ द सेफ स्पेस, आपको फील ही नहीं होगा। प्राइवेसी तो है पर आपको फील नहीं होगा, आप कुछ मैसेज सेंड करते हैं, कोई मतलब ऐसा मैसेज जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, फिर आपको फील नहीं होगा। फिर तो वही होगा कि आपका डाटा थ्रेटिंग होगी, डाटा चुराया जाएगा, डाटा ब्रीचिंग होगी। अभी रिसेंटली आपने देखा पिज़्ज़ा डिलीवर चेन वाला केस था, और इसमें सेवरल एयरलाइंस हाईलाइटिंग द लेसन फ्रॉम द अनलर्न,
उनसे सीखना चाहिए। जो केसेस हुए, सारी चीज़ें चोरी की गई, तो वो डाटा का वही सारा केस आ जाएगा, प्राइवेसी का मतलब ही नहीं रहेगा। तो बस यही है कि मतलब आप प्रॉब्लम तो है, चलो मैं मानता हूँ फेक न्यूज़ जो है उन सब चीज़ की प्रॉब्लम तो है, उन चीज़ को कम तो करना चाहिए, पर आपको रूल्स रेगुलेशन तो ऐसे होने चाहिए कि जो फेक न्यूज़ है उनको कर्टेल करना, ना कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी चुराना। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हम इससे क्या पढ़ने वाले हैं, हम आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 पढ़ने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने नोट्स पे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसराइल फ़िलिस्तीन के बाद में बताऊँगा मैं आपको। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो है क्या? वो सारे यही है कि इन्फॉर्मेशन आपकी है। इसमें क्या है कि रूल पब्लिश किए गए 25 मई के मतलब फरवरी के आसपास में। रेगुलेशन वही जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या, ये आपके ओवर द टॉप जैसे आपके होते हैं, ये अमेज़न हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, आपका हॉट स्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं सोशल मीडिया को। डिजिटल न्यूज़, जो डिजिटल न्यूज़ आजकल यूट्यूब पे चल गया है ना, बस वो सीधा कोई एंकर होते हैं, पढ़े थोड़ा मास कम्युनिकेशन होता है, उन सब चीज़ को चेक करने के लिए जो आप स्ट्रीमिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, आप प्लेटफॉर्म पे मैसेजिंग करते हैं, उन सब चीज़ को चेक किया जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये आपके जो इंस्पेक्टर राज बोलते थे, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्टर राज, वो एक तरह से इंक्रीज किया जा रहा है। तो वही सारी चीज़ें। नीड फॉर डिजिटल मीडिया रेगुलेशन, क्यों ज़रूरत है? चलो हम मानता हूँ, इंश्योर होना चाहिए, कंप्लाइंट होना चाहिए डोमेस्टिक लॉ, जो हमारी कंट्री के लॉ हैं। वो फेसबुक सब तो यूएस के हैं। मैं मानता हूँ जो हमारे डोमेस्टिक लॉ हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए लॉ को लाना जरूरी था। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए हर आदमी की, क्या आपने मिसयूज़ किया है, क्या आप कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश का मैटर है, हमारे देश का डाटा है। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। और ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ये नहीं है कि एक को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एक को कम महत्व दे रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी है उसके लिए। और सोशल आप इम्परेटिव, मतलब स्पेशल इम्फेसिस देना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के अगेंस्ट, कोई चीज़ तो नहीं हो रही। ये पोर्नोग्राफी तो वो नहीं दिखा रहे, हेट स्पीच अगेंस्ट वुमेन तो नहीं हो रही, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में ब्लेश फेमी वाला केस तो नहीं बन रहा कि हम किसी धर्म की निंदा कर रहे हैं, उस सब चीज़ को। तो इसलिए रूल ज़रूरी थे। इस रूल के अंदर ये चीज़ के लिए आप लिख सकते हो पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये रूल मतलब कि इशू क्या है? एक तो आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फॉर अ डिजिटल पब्लिशर ऑफ न्यूज़, करंट अफेयर एज वेल एज वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर ग्रीवेंस रेड्यूसल मैंडेटरी। इसमें क्या है, आपको 3 जगह पे आपको, अगर आपको ही कोई भी आप डिजिटल पब्लिशर हो, न्यूज़ के हो या करंट अफेयर कुछ भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो, तो आपको 3 बेस पे 3 टायर स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। 3 टायर रेसिडेंट मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बता दूँ। ये सेट किया जाएगा टाइम बाउंड 3 टायर प्रोसेस। एवरी ईच एंड एवरी सच ग्रीवेंस के लिए, मतलब आपको कोई शिकायत है तो उसके 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट, हैंडल द लेवल ऑफ पोर्टल। अगर आप कोई चैनल चला रहे हो तो पोर्टल होगा आपका, उस पर पहले अगर कोई शिकायत कोई करता है तो पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड कर दो कि शिकायत है मुझे, तो वो पोर्टल वाले को चेक करना है। अगर उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उस शिकायत मतलब मुझे सही जवाब नहीं मिला, मैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में जाऊँगा। वो भी कौन चेक बनाएगा, वो भी इनको देखनी होगी। अगर उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटर मिनिस्ट्रियल ओवरनाइट कमेटी होगी उसके पास जाऊँगा। अब इन सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इंडिविजुअल वाले हैं, जो आइडिया सेल्फ रेगुलेशन वाले लेके आते हैं, मतलब कि मैं अपनी तरीके से अपना चैनल चलाऊँगा, अब उनको पैसा बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, उनको चीज़ों को सबको मेंटेन करना होगा, सेल्फ रेगुलेशन लाना होगा। कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे एक आदमी को अपॉइंट करना होगा, तो फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद with the inter-ministry committee of government official is effective to become appellate authority over the self regulation। मतलब यही सारी चीज़ें कि बर्डन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 3 टायर रेसिडेंट मैकेनिज्म है जो नए रूल्स आए हैं, 3 तरह से ही। फिर कंप्लेन का बर्डन बढ़ जाएगा कि मतलब प्रोसेस हो जाएगा, सच ग्रीवेंस हैंडलिंग इज इम्प्लीटेड टू ऑपरेशन रिलेटेड टू स्मॉलर डिजिटल वेंचर इन द न्यूज़ एंड द करंट अफेयर स्पेस। मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि बर्डन बढ़ सकता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है, सारी चीज़ यही है। फिर पोटेंशियल मिसयूज़, जो आपका डाटा है, जो आपको रोका जा रहा है, चीज़ों को चेक किया जा रहा है, मे बी उसका फ्यूचर मिसयूज़ किया जा सके। रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट कैन भी ट्रिगर कर सकती है आपकी चीज़ों को, ये सब चीज़ें। फिर आर्बिट्री प्रॉब्लम भी आ सकती है। आर्बिट्री प्रॉब्लम क्या है कि मतलब कि नोटिफिकेशन गिव द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एडहॉक इमरजेंसी पावर टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडर प्रॉब्लमेटिक विदाउट सच, मतलब कि टोकन प्रोसीजर। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के साथ बात आ सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी बैन कर सकती है, कुछ भी चीज़। इरोडिंग द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा बोला जाता है मीडिया, ये सोशल मीडिया, कोई सी प्रेस मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला कौन सा है आपका, लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है आपका जुडिशरी, और चौथा पिलर ऐसा बोला जाता है वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया को बोला जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपका डेमोक्रेसी का पिलर है उसको इरोड कर रहे हो। वो कैसे? अगर आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है उसको आप कर्टेल कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहे हो, प्राइवेसी को मतलब कम कर रहे हो। प्रॉब्लम इन ट्रैकिंग टू द फर्स्ट ओरिजिनेटर, कहीं से कोई मैसेज आया, बहुत प्रॉब्लम होगी उसको ट्रैक करने में। अगर ट्रैक नहीं करोगे तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो ट्रैक करने प्रॉब्लम होगी। सिग्नल टू ट्रेस द प्रॉब्लमेटिक मैसेंजर, कहाँ से आया। अब तो बहुत चक्कर है, मतलब हैकर भी तो स्मार्ट हो गए ना, वो कहाँ से भेजते हैं, किस सिग्नल को हैक करके भेजते हैं। तो उसके लिए भी तो बहुत आपको क्या रखना पड़ेगा, सर्विस उतनी एडवांस बनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं कि आपको डिलिब्रेशन करना चाहिए स्टेक होल्डर का, जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सब चीज़ को चेक करना चाहिए। सेक्रेटरी बैकिंग देनी चाहिए एक्ट को, जैसे मतलब इसको मिली हुई है कि मतलब कि रूल मेकिंग पावर अंडर 69A ऑफ IT एक्ट, थोड़ी सी सेक्रेटरी बैकिंग देनी चाहिए आपको चीज़ों को। एक्सपेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉ, अभी तक इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, ऐसे लॉ लाने चाहिए। आप ऐसे मतलब कर तो रहे हो मतलब चीज़ों के ऊपर का, पर ये ऐसे लॉ आप अभी तक लेके नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन वाले लॉ। कंक्लूजन वही बात करेंगे कि आपको लॉ है, अच्छी बात है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छे लॉ है, पर आपको डेमोक्रेसी का भी ध्यान रखना है। आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हर आदमी को इक्वल अधिकार मिल जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसकी हार्म ना हो, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड अगली न्यूज़ हम चलते हैं। वो आती है टू स्टेट सॉल्यूशन स्टिल अलाइव। ये क्या है, फ़िलिस्तीन और आपका इसराइल का मैटर है, ठीक है ना। उनके बीच में जो वार चल रही है, टू स्टेट को इस सॉल्यूशन बताया गया था कि कुछ तुम बैठो, कुछ हम बैठेंगे, तो ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा मैटर, ये सारी चीज़ थी। उसके लिए ये ओस्लो अकॉर्ड था जो 995 993 में किया गया था कि आप सेटल हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे इनके लिए, उस पर दोबारा बात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसको मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊँगा, इसराइल और फ़िलिस्तीन का क्या इशू है। ये आता है एड्रेसिंग ए वैक्सीन हेजिटेंसी। हेजिटेंसी कि आपको वैक्सीन लगाने प्रॉब्लम हो रही है कि मैं लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, लोगों के अंदर ये है। इसे बोलते हैं स्विंग पॉपुलेशन। एक तो होती है कि मतलब क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं, खुद तो है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ, लगवाएं या ना लगवाएं, वो दूसरों को और बोलते हैं कि आप ना लगवाओ, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे क्या होता है, वैक्सीन जो स्विंग पॉपुलेशन होती है, स्विंग पॉपुलेशन क्या होती है, अगर आप उसे बता दो कि ऐसे ऐसे है तो वो स्विंग हो जाती है। अगर आप उसे अच्छी चीज़ बताओगे तो उसके तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, बुरी चीज़ बताओगे तो उसके तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो उसके पास अपनी शक्ति नहीं रहती, दूसरों को देख के वो लोग काम करते हैं, उनको स्विंग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वही है कि एड्रेस कैसे किया जा सकता है जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, क्योंकि विदाउट वैक्सीन से हर्ट कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी, हर्ट कम्युनिटी डेवलप नहीं हो, मतलब कि हर्ट इम्यूनिटी सॉरी डेवलप नहीं होगी, और वो डेवलप नहीं होगी तो केस कैसे ट्रैकल करेंगे। मैं मानता हूँ वैक्सीन की इफिशियंसी बहुत कम है, इतनी नहीं है वेरिएंट पे, पर है ना। अब ये वैक्सीन लगेगी, आप एटलीस्ट वैक्सीन तो लगवा जो है। इससे क्या होगा, जो वैक्सीन का वेस्टेज होता है, अगर आप एक वैक्सीन की स्लॉट पूरी खोल देंगे तो वो पूरी स्लॉट शाम तक खत्म करनी है, क्योंकि वो डिफ्रीज कर दी जाएगी और स्लॉट को खोल दी जाएगा, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है वैक्सीन का, लोग लगवाने नहीं आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आपकी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन आपको इफेक्टिव कर रहे हैं, चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या है कि इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमी एंड ऑर्गेनाइजेशन को प्राइमरी फोकस ऑन, मतलब इसे फोकस करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअल अगेंस्ट द सीवियर इन्फेक्शन। चेक करना चाहिए इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो वैक्सीन लगवा के आए, वही सोसाइटी में बोलते हैं। हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी प्रोटेक्ट अगर आप वैक्सीन करोगे। अगर आपको बताना चाहिए ग्लोबली वैक्सीन हुआ है, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, आपकी मिनिंग किट्स की हुई थी, उसमें बहुत सक्सेस मिला है। तो वैक्सीनाइजेशन एक अच्छा इफेक्ट है। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी क्या है, 18% स्टार्टिंग दैट, एक सर्वे कराया गया था, आपकी गला पोल कराए गए थे 2020 में, जो आपके यूरोपियन के लोग थे, बाहर देश के मुल्क के जो लोग थे, उनके पास 32% ने साथ का, हम 32% लोगों ने बोला था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। पर इंडिया के लोगों ने तो 18% लोगों ने ही बोला था हम वैक्सीन नहीं लेंगे। तो इंडिया के पास तो बहुत कम है, मतलब कि हेजिटेंसी थी। पर जैसे ही टाइम बीतता गया, डेथ को पता लगता है कि डेथ हो रही है वैक्सीन से, ये हो चाहे वो नेचुरल डेथ हो, किसी और वजह से हुई हो, पर लोगों ने वैक्सीन लगी थी इस वजह से हुई। तो लोगों का जो था मतलब कि प्रॉब्लम, वो और बढ़ती चली गई। लोग मतलब 18 से और प्लस होते चले गए कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। वो क्यों हुआ, सारी प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि मतलब जो एक है ना स्विंग पॉपुलेशन है, उसको किसी ने बता दिया कि ऐसे लोग मरे, उसमें से मैं भी नहीं लगवाऊंगा, तो लोग बढ़ते चले गए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस रही सोसाइटी में, ठीक है ना, उसका बेनिफिट मिला, फेयर रहा सोसाइटी बेस्ड ऑफ मतलब इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन नहीं है, अगर मेरे मन में आज है मैं आज लगवा लूँ वैक्सीन, अब पता लगा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है 4 दिन तक, मेरे पास कोई आया उसने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर मैं मन टूट जाएगा ना लगवाऊँ। सिविल लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट, कल्चर इशू रहे वेरियस में, कल्चर बोलते हैं कि
हम नहीं लगवाएंगे, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, हमारे उसके। फिर कॉन्फिडेंस मतलब डेफिशिट देखा गया लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, मेरी माँ ने, मैंने माँ से बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने स्लॉट बुक 3 बार किया और उन्होंने फिर भी नहीं लगवाई। फिर एक दिन जाके 15 दिन रिक्वेस्ट के बाद सबसे पहले मेरी माँ ने घर में वैक्सीन लगवाई। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, सबसे पहले उसने लगवाई। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद माँ को पूरे घर वालों ने देखा कि कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद पूरे घर वालों ने वैक्सीन लगवाई। तो मैं अपनी फैमिली के ही बता रहा हूँ, मैं किसी और से क्या बताता। तो ये सारी चीज़ है कि आपको भी आपकी फैमिली में नहीं लगा ना, वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन की वजह से कोई डेथ नहीं हो रही है। जो छोटी मोटी डेथ दिखी है उसके पास कुछ और भी प्रॉब्लम थी साथ में, वो वैक्सीन से उससे ज़्यादा हो गई हैं, कम हो गई हैं, वो सारी चीज़ें। जो हेजिटेंसी है आपको मतलब कि वो कम करना है वैक्सीन को लगवाने के लिए। तो यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जो एनजीओ है उनको साथ में आके काम करना चाहिए, जो मतलब कि स्कूल में है या कुछ भी है, जो मतलब कि आशा वर्कर है या फिर मतलब कुछ भी स्टाफ है, हाँ, कोई शहर का बड़ा डॉक्टर है, उसको मतलब कि कैंपिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए वैक्सीन के लिए, पॉजिटिव है इफेक्ट है। गवर्नमेंट जितना खर्चा आपका एडवर्ड्स में करती है कि मतलब इलेक्शन एडवर्टाइज में, ऐसे वैक्सीन के लिए भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। वैक्सीन मतलब वैक्सीन की मतलब उपलब्धता बढ़े, वैक्सीन शॉर्टेज ना हो, उस सब चीज़ों को भी चेक करना चाहिए। यही सारी चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। अगली न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट का, हमारा प्राइवेसी के लिए क्वेश्चन है, मैंने पूरा आपको बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी थी। पहले जो बताया गया था रोकने, 2019 में एक केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फेसबुक जो सारे हैं कि आप जो पोर्नोग्राफी आपको दिखाई जाती है उसको स्टॉप करो, ये सारी चीज़ को रोकने के लिए। तो यही जो मैं आपको बता चुका हूँ, पुट्टा स्वामी केस था प्राइवेसी आपके लिए, प्राइवेसी के लिए, उस सब चीज़ के लिए एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, वो आपके ख़त्म हो जाएगा तो आपकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ये सारी चीज़ इसमें न्यूज़ है। सबमिट ए कंप्लेंट रिपोर्ट है विद इन 15 डेज, जो मैंने बताया 3 टायर ग्रीवेंस रेसिडेंट मैकेनिज्म बताया था। पहले वो पोर्टल देखेंगे, फिर वो मतलब सिटी के हिसाब से होगी, मतलब उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी होगी जो आपके चेक करेंगी आपकी प्रॉब्लम, उसे रिपोर्ट करना है विद इन 15 डेज में, अगर कोई प्रॉब्लम आपको है। तो वही सारा चीज़ इसमें दिखाई गई है कि मिनिस्ट्री ब्लॉक होगा, मतलब कि 3 टायर रेसिंग मैकेनिज्म होगा, डील करेगा कंप्लेंट अबाउट द कंटेंट। नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल मीडिया पब्लिशर विद इट एंड ओनली सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज पर द प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट हैव द पब्लिश। ये सब चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट को बताना होगा कहाँ से चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का पूरा अधिकार आ जाएगा। फिर एक एमपी लेड के ऊपर आया, एमपी लेड में बताऊंगा एमपी लेड क्या होता है। ये पार्लियामेंट्री के लिए फंड होता है जो यूटिलाइज करना होता है। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 1 जनवरी से, उसमें क्या बात की जाएगी, पेटेंट को वेव करना है वैक्सीन के। अभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने पैटर्न लेके रखे हैं वैक्सीन के, फाइजर वालों ने, मॉडर्ना वालों ने, जॉन एंड जॉनसन ने, फिर आपके स्पुतनिक ने, इन सब ने अपने पैटर्न लेके रखे हैं कंट्री में। तो ये पैटर्न कहाँ लेते हैं, डब्ल्यू में आके लेते हैं, डब्ल्यू में नहीं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बात की गई थी कि पैटर्न को आपको क्या कर दो, वेव कर दो सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि सब देश वैक्सीन बना पाए। ठीक है ना, सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो। तो वही बात अभी ब्रिक्स में स्टार्ट होगी। जब स्टार्ट मीटिंग होगी हम पढ़ लेंगे, ब्रिक्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये न्यूज़ है ब्रिक्स से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आगे कोई न्यूज़ रिलेटेड टू यूपीएससी नहीं है। ये कोई सन फार्म करनी है, इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी, इनका बेनिफिट तो बहुत हो ही रहा है। जब कोई ना कोई वे दवाई तो बना ही रही है जो यूटिलाइज किया जा रहा है। तो सन फार्मास्यूटिकल की जो जिसने शेयर लेके रखे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। आज जो मार्केट गया है ना, कल आएगा न्यूज़ में, आज तो मार्केट इतना ऊपर उछाल मार गया है कि मेरे शेयर ही बढ़ गए हैं 500-600 रुपये के। मेरे शेयर तो इतने ऊपर कूद गए हैं कि 500-600 रुपये की प्लस में चले गए हैं। मतलब एक शेयर 500 रुपये प्लस में गया, रिलायंस का 100 रुपये प्लस में गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब चीज़ों पे इस पे है। तो यही न्यूज़ थी, पर हम जाते हैं अपने नोट्स पर, क्योंकि वही नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर यूपीएससी के लिए। पहले मैं बताऊंगा आपको जो प्रॉब्लम चल रही है, आपको इसराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में जो प्रॉब्लम है। एक मिनट रुक जाइए। जो प्रॉब्लम इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है उनके ऊपर जो है। पहले क्या होता था, पहले पूरा एरिया जो इसराइल वाला एरिया वो फ़लस्तीन के पास होता था। कभी 1947 से पहले बात, इसराइल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, यहूदी बहुत छोटी छोटी जगह रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ इनके बीच में, जैसे हमारे इंडिया में दिखता है आपको। तो वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, इसराइल ने बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद इधर क्या है, चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। तो यही सारा इशू इनके बीच में अभी तक फाइट चल रही है। तो ये फ़लस्तीन को वो रिकोनाइज़ नहीं करते हैं, जगह नहीं देते हैं, और तो बीच में वो इधर से हमला करता है। पूरे अरब कंट्री जो आसपास में इसराइल, उन्होंने भी कई बार इसराइल पर हमला किया है। 6 डे वार सुनी होगी, 6 दिन की लड़ाई, उसमें इसराइल जीत गया था। जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, इधर नीचे सऊदी अरेबिया ने, ऊपर सीरिया ने, लेबनन ने, और इधर आपका
ये फ़लस्तीन सब ने एक साथ मिलकर वार किया था, तब भी वो जीत गया था, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशन इतनी अच्छी हैं। उनके कंपल्सरी है 2 to 3 ईयर आर्मी में रहना आफ्टर योर ग्रेजुएशन। उनका ऐसा बोला गया है कि कंपल्सरी है। तो वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है नियर अबाउट 90 लाख, वो सब के सब एक आर्मी प्रोफेशनल उनमें जुड़ा होता है, अपने देश के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो भी लड़ाई चल रही थी, इंडिया का स्टैंड क्या था मैं आपको बता दूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक केस चला गया कि आपको सीज फायर करना चाहिए, तो इंडिया किसके साथ में खड़ा था? इंडिया ने डीप कंसेंस बताए थे कि क्लैश इन द वायलेंस इन द जेरूसलम। हाँ, ये हुआ है जेरूसलम में। इंडिया मतलब एक तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में था, पर उसने कुछ बोला नहीं, मैंने आपको न्यूज़ में बताया था। इंडिया इज ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन, ठीक है ना, मतलब कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव द यूएन स्टेट इमीडिएटली रिज्यूम द डायरेक्ट प्लेस एंड टॉक्स एंड कमिटमेंट टू स्टेट सॉल्यूशन। इंडिया भी कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी दोनों स्टेट को इसराइल को आके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जो आपका ओस्लो अकॉर्ड है, ओस्लो अकॉर्ड भी इनके लिए है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। इंडिया भी टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। यूएस का क्या स्टैंड है? उसने भी बोला था कि डी एस्केलेट करना चाहिए, डेडली वायलेंस चल रहा है उसको कम करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। जो मतलब यूएस एडिड दैट इजराइल हैड राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अटैक बाय थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट, ठीक है ना। हाउ एवर मतलब अटैक है तो उसको रोकना चाहिए, अगर अटैक हो रहा है उसके ऊपर तो उसको डिफेंड करना चाहिए, पर ये नहीं कि आप अपनी तरफ से चीज़ें स्टार्ट करोगे। रिस्पॉन्स अरब का क्या आया? ईरान, कतर, टर्की ने कम्प्लीटली सपोर्ट किया, मतलब कि इसराइल को, फ़लस्तीन को सॉरी, आर बैकिंग हमास, मतलब जो हमास जो है, जो गाजा स्ट्रिप में रहता है, उनको कम्प्लीटली सपोर्ट किया। फिर यूएई सऊदी अरेबिया का क्या रहा? उन्होंने क्या बोला? ऑलमोस्ट डी फैक्टो अलाइज ऑफ द इसराइल, मतलब कि एक तरह से डी फैक्टो क्या कर दिया, अलाइज कर दिया इसराइल के साथ। ये वो सब मतलब कि अभी क्या है कि यूएई ने सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ कमिटमेंट किया है कुछ चीज़ों का, तो एक तरह से वो थोड़े साइलेंट भी रहे, ज़्यादा क्लियरली उन्होंने नहीं बोला। अब इसराइल फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट इज़ ए बहुत पुराना टसल है, आइडेंटिफाई द लैंड के ऊपर है। स्टार्टिंग इन जेरूसलम, एक जेरूसलम जगह है, मैं आपको नक्शे में बता ही देता हूँ। ये पूरा इसराइल का मैप है, येलो वाला जो देख रहे हैं आप इसराइल है, ये इसराइल है, पूरा नीचे तक जाता है गुल्फ ऑफ अकाबा तक। इधर मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है। ये छोटा सा गुल्फ ऑफ अकाबा देख रहे होंगे जो अब रेड सी से जाके मिलता है। इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, गुल्फ ऑफ अकाबा इधर सऊदी अरेबिया टच करता है, और इधर इसराइल टच करता है। तो ये भी आपको रखना है। ये वेस्ट बैंक है जो फ़लस्तीन के पास है, ठीक है ना। और ये आपकी डेड सी है, ये भी आपको टच करना है बॉर्डर किससे? जॉर्डन से, इसराइल से, और वेस्ट बैंक से टच करती है। ये आपका गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे हमास रहते हैं, वो भी फ़लस्तीनी है, उनका एक ग्रुप रहता है हमास यहाँ पे। तो ये दोनों एरिया मानो फ़लस्तीन के हैं, और इधर इसमें जेरूसलम जगह है, छोटी सी है। ये बोला जाता है कि मक्का और मदीना के बाद थर्ड होली प्लेस है इस्लाम का भी, यहूदियों का भी, और क्रिश्चियन का भी। तो ये वाला प्लेस जो है, तो ये इसराइल ने अपने कब्जे में ले रखा है, पर उनका क्लैश इसी पे स्टार्ट हुआ था, इस जगह के ऊपर ही क्लैश है, क्योंकि बहुत ही होली प्लेसेस है। आफ्टर मक्का और मदीना के बाद थर्ड होली प्लेसेस यही माना जाता है। तो ये सारा, फिर गोलन हाइट देखो ये ऊपर है, इसमें सी ऑफ गैलीली मिलेगी आपको। ये जो सी ऑफ गैलीली, ये भी इसराइल ने अपने पास रखा, क्योंकि पानी का स्रोत है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको नक्शा बता देता है। मेडिटेरियन सी है, लेबनन टच करता है, ठीक है ना। सीरिया टच नहीं करता, किससे? जॉर्डन, मतलब कि सीरिया भी टच करता है अपने नक्शे में। जॉर्डन टच नहीं करता, किससे? मेडिटेरियन सी से। इजिप्ट तो करता ही है। तो ये सारा एरिया है जो मैंने इसराइल का बताया। अब इसमें क्लैश क्या था? वही जेरूसलम के ऊपर क्लैश है। ये फर्स्ट अरब इसराइल वॉर 1948 में हुई थी इनके ऊपर, मतलब कैप्चर किया गया था इसराइल। इसराइल ने कैप्चर कर लिया था वेस्ट हाफ ऑफ द सिटी को, जॉर्डन को भी कैप्चर कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों को। इसराइल एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड किया अपने आप को उसने, ईस्ट जेरूसलम तक लेके गया। फ़लस्तीन मतलब फ़लस्तीनी मतलब ईस्ट इसराइल में कैपिटल थे उनकी, उनको भी उसने कैप्चर कर लिया। तो ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई, थ्रेटन वायलेंस स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट होगी। जो अल अक्शा मॉस्क्यू है, जो मैंने थर्ड प्लेस बताया ना इसराइल में, वो अल अक्शा मॉस्क्यू है, उसको भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। थर्ड होली प्लेसेस आफ्टर मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों की, तो उसके ऊपर ही सारा क्लैश था। अभी क्या हुआ अर्लियर, मतलब दिस ईयर 2021, सेंट्रल कोर्ट ऑफ ईस्ट जेरूसलम, उसने डिसीजन लिया कि इवेट 4 फ़लस्तीन फैमिलीज फ्रॉम देयर होम्स इन शेख जहार इन द फेवर ऑफ जूइश सेटलमेंट। कि मतलब ये सारी चीज़ें देखी गई। उसके बाद करंट आउटब्रेक हो गया वायलेंस का, 2014 से चलता आ रहा था, दोबारा 2021 में हुआ, 14 में हुआ था ऐसा, फिर 21 में हुआ ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो हमास इन द रूलर इन फ़िलिस्तीन, मैंने बताया हमास जो ग्रुप है वो गाज़ा स्ट्रिप के साइड रहता है। ये कौन है? इट इज़ मतलब कि इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग, इजिप्ट की सपोर्ट में, इजिप्ट ने सपोर्ट करता है। राइजिंग बैनर ऑफ अल्लाह ओवर इवन इंच ऑफ फ़लस्तीन, इन सब चीज़ों की बात की गई। सो हमास इज़ अ मोर रेडिकल आपके फैक्शन ऑफ द फ़लस्तीनीज़, मतलब कि एक रेडिकल आदमी है। मतलब ऐसा होता है ना, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उसमें रेडिकल वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब कि
वैसे वाले मोर रेडिकल है। तो वो कौन है? वो मतलब है तो फ़िलिस्तीन वाले ही, उसमें जो हमास है उनके मोर जो कट्टरवादी होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, वो ज़्यादा कट्टरवादी लोग हैं, ऐसे हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया क्या क्या उनके पीछे बात थी। अब सीधे पढ़ लेना, यूएस लूजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, चेंज इन द लीडरशिप थोड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया, इसमें इंडिया का कुछ नहीं आएगा। देखो इंडिया, इसमें सब इंडिया के ऊपर बात आएगी, इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, मेंस भी ये पूछेगा, प्री भी ये पूछेगा। पहली बात, इंडिया का रोल क्या रहना चाहिए? इंडिया बिलीव इन द पीस टॉक। इंडिया बोलते हैं पीस, ऐसा आप लिखोगे, ओनली वे टू, मतलब कि स्टेबिलिटी ऐसे आ सकती है दोनों के बीच में, और जो कॉन्फ्लिक्ट है पुराना, इसको खत्म करना चाहिए। इंडिया ऑल्सो क्लोज रिलेशन विद बोथ ऑफ द स्टेट, दोनों के साथ इंडिया की क्लोज रिलेशनशिप है। सपोर्ट करता है फिलीपींस को बाय चूजिंग वन अदर, क्योंकि हमारे पास भी बॉर्डर इशू है, अगर हम ऐसे सपोर्ट करेंगे तो ऐसे और भी कंट्री हमारे अगेंस्ट जाएंगी। फिलिस्तीन वांट टू मेक एक्सटेंड टू इंडिया टू एक्ट एज ए इंटर, मतलब कि इंटरलोकेटर, एंड द फेट डज नॉट लाइज विद इन द यूएस, चाइना एंड रशिया। फिलिस्तीन भी बोलता है, वो भी चाहता है कि इंडिया बीच में आए, मतलब ऐसे इंटरलोकेटर काम करे। उनके पास फेथ नहीं करता वो यूएस, चाइना और रशिया पे जितना वो इंडिया पे करता। तो इंडिया को आगे आना चाहिए, जैसे टू स्टेशन थ्योरी बोला है, टू नेशन थ्योरी वाला बोला है, उसमें वर्क होना चाहिए। कंक्लूजन आप पढ़ लेना, सिचुएशन है बस नहीं होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बात लिखनी है। यही सारी चीज़ें हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको मैप में बताई, वो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आता है एमपी लेड। ये क्या है? एक फंड है जो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस फंड को यूटिलाइज करना है। ये सारा फंड है, स्कीम है एक तरह से। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इसे एम पी लेड फंड भी बोलते हैं। 2 ईयर 2020-21 आर डायरेक्टली देयर फंड ट्रांसफर टू द कंसोलिडिंग फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अभी क्या कोविड टाइम पे इस फंड को क्या किया गया, इस फंड को यूटिलाइज करना था हॉस्पिटल के लिए। इस फंड में क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। गवर्नमेंट ने ग्रांट किए कम से कम 8,000 करोड़ के आसपास पैसे इसमें किए गए। सस्पेंडेड टू एनपी लेड फंड फॉर 2 ईयर। इस पे सस्पेंड सस्पेंडिंग क्यों किया गया? इसका जो पैसा आना था वापस चला गया, और वो गवर्नमेंट ने कहाँ यूटिलाइज किया? कोविड के लिए यूटिलाइज किया। ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी रखता हूँ थोड़ी बताने के लिए। अभी आपने केस देखा होगा बिहार में, एक एमपी थे बीजेपी के, उनके पास एम्बुलेंस थी, वो एमपी लेड फंड से खरीदी गई थी। जो पप्पू यादव है उनको जेल कर दिया गया, उन्होंने उजागर कर दिया कि एम्बुलेंस बेकार खड़ी है, जो एमपी लेड फंड से यूटिलाइज किया गया, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो ये उसी फंड से खरीदी गई थी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में फंड मिलता है यूज़ करने के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। अब ये है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। ये 1993 में स्टार्ट किया गया, फॉर्मुलेट किया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिकमेंडेड किया गया कि डेवलपमेंट वर्क करो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चीज़ों में, ठीक है ना। उन चीज़ों को आगे बढ़ाओ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को बढ़ाओ, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी करो, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन रोड इन पे काम करो, उस चीज़ के लिए पैसा यूटिलाइज करो। इनिशियली दिस स्कीम वॉज अंडर कंट्रोल, और पहली अभी स्टार्टिंग में स्कीम लॉन्च हुई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के प्लानिंग के अंदर आती थी। 994 में क्या किया गया, स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर इसको कर दिया गया। इस स्कीम के अंदर हर साल एमपी को 5 करोड़ रुपए स्पेंड करने होते हैं एनुअली। हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मतलब कहीं ना कहीं खर्च करने होते हैं इन सब चीज़ों में जो मैंने ऊपर बताई। एमपी लेड में सेवरल स्टेट हैव इनेक्टेड सेवरल स्कीम चलती हैं इनसे रिलेटेड। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है, और फंडेड आर गिवन बाय द एमएलए। ऐसी स्कीम भी है, जैसे एमपी लेड जैसी स्कीम है वो एमएलए के लिए भी चलती है, जो मेंबर ऑफ विधान परिषद की, जो विधान मेंबर रहते हैं, विधानसभा के जो मेंबर रहते हैं, जो एमएलए रहते हैं, विधायक, उनके लिए भी ऐसी स्कीम चलती है। तो दोनों उन चीज़ों को काम करते हैं, डेवलपमेंट बढ़े इन सब चीज़ों के लिए। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो स्कीम थी एमपी लेट की, उसमें कुछ गाइडलाइन आई, पब्लिश बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेटिक ने प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन है 2016 में, जब मोदी गवर्नमेंट आ गई उसमें कुछ गाइडलाइन दी कि जो एमपी लेट का फंड आएगा कैन ऑल्सो यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम ऑफ स्वच्छ भारत की जो स्कीम की अभियान था, एक्सेसिबल इंडियन कैंपेजेस सुगम भारत अभियान है, या फिर मतलब संसद आदर्श ग्राम योजना है, जो उस चीज़ों में आप इसका पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ गाइडलाइन जारी की गई। इशू क्या है इसके अंदर? एक तो ये ब्रिज करता है जो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या बोलता है, अगर आप खुद देखो, यूनियन गवर्नमेंट कैन इंश्योर द एक्सपेंडिचर। एक तो यूनियन गवर्नमेंट बोलती है कहाँ पे आपको खर्चा करना है, ओनली विद द रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर, ठीक है ना, सब्जेक्ट की डोमेन एज द 7th शेड्यूल। अब आपको क्या पता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसने बोला कि अपने एमपी को पैसा इसी स्कीम में खर्च करना है। अब स्टेट में क्या गवर्नमेंट की किसी और गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है ना, और उसने वो स्कीम लागू नहीं की, या फिर मतलब एमपी खर्चा करना ना चाहे, और उसे मैटर है, वो पब्लिक ने वोट तो लोकल पब्लिक ने दिया है, एमपी को बनाया, वो खर्चा ना करे या फिर उसे स्कीम वो स्टेट में लागू ही नहीं है, तो क्या
फेडरलिज्म का इशू बनता है, इसके अंदर ब्रीच करेक्ट किया जाता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डॉक्ट्रिन और सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने बताया ना कि स्कीम इस चीज़ के लिए, उसने बोला कि आप स्वच्छ भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करो, अब वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है इस चीज़ के अंदर बहुत पैसा दे दिया, दूसरी चीज़ के इन्वेस्ट करो, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन लैप्स, पैसा तो आपने बोल दिया, कभी वो फंड का यूटिलाइज नहीं कर पाते जिस प्रपोर्शन में करना चाहिए। और कैग ने खुद बताया कि जो इंस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑफ मिसमैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। नेक्सेस ऑफ एमपी एंड प्राइवेट फर्म, इन दोनों का एक गठजोड़ है। जो एमपी होते हैं और प्राइवेट फर्म जो होती है, इनका गठजोड़ है आपस में, ये पैसा खर्च करे ना करे, तो इसमें बहुत भी करप्शन भी वो दिखा जाता है। कोई सेक्रेटरी बैकिंग नहीं है कि गवर्नमेंट और एनी सेक्रेटरी बैकिंग की लॉ है इसके पीछे कि पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है या कुछ चीज़ें हैं। फिर सब कमीशन रिकमेंडेशन दी गई थी, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकमेंडेड किया था आपको डिसकंटिन्यू करना कर देना चाहिए इस फंड को, इसका गलत यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर है, डिस्प्यूट होता है पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट का। और सेकंड जो एआरसी रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसने भी बोला था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है इस स्कीम की, ये चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट 2010 में 5 जज बेंच आई थी सुप्रीम कोर्ट की, हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं बोलता कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है पावर का, सेंट्रल भी काम करती है उस चीज़ के लिए, स्टेट भी काम करती है। इवन थ्रो एमपी हैज़ गिवन, मतलब कि सीमली एग्जीक्यूटिव फंक्शन, देयर रोल इज लिमिटेड, रिकमेंडेशन वर्क एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द लोकल अथॉरिटी। ये सारी चीज़ों में से बताया गया था। इंडिया हैज़ ए क्वासी जुडिशली नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी जुडिशली, क्वासी फेडरल नेचर है, पूरी तरह फेडरल नहीं है। स्टेट और जैसे यूएस में है ना कि स्टेट का लॉ अलग है, सेंट्रल का लॉ अलग है, उनका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका अलग है, तो ऐसा पूरी तरह से क्वासी फेडरल है, पूरी तरह फेडरल नहीं है। ये सब चीज़ों की बात चेक की गई थी। फिर यही है कि मतलब कि रोबस्ट अकाउंटेबल तो है वो, आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कहाँ का पैसा यूज़ हुआ, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था। कुछ इसमें बताया गया था, कुछ चीज़ें हैं फ़ायदा पहुँचता है। वे फॉरवर्ड में वही बात की गई है कि MPLAT जो स्कीम है have put to the rest by the Supreme Court ruling over the issue related to implement of the scheme is still remaining. They are rectify the better transparency monitoring होनी चाहिए उसमें, मतलब कि इंक्लूसिव बाय द, मतलब कि जो इंक्लूडिंग सिटीजन को इसमें ऐड करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। ये है कि पैसा आया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आता है, देखो मेनली पैसा MPLAT फंड का, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके उससे मतलब साइन करवाते हैं कि रिकमेंड बताते हैं ये वर्क है, इसके लिए पैसा आप भेज दो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, या मतलब कि कंप्लीट ऑनगोइंग वर्क लिस्ट मांग सकते हो आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपका अथॉरिटी है उससे जाके ऑफिस में जाके, या फिर डाउनलोड कर सकते हो MPLAT गवर्नमेंट फंड से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता करना है कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है कि मतलब कि इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और लास्ट में जुड़ा साउथ अफ्रीका, ये सबका मिला के एक संगठन डेवलप किया गया था। ये सबमिट हुई थी मतलब कि इन सब चीज़ों का। तो ब्रिक्स डज नॉट एग्जिट एनी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इज ए एनुअल सबमिट बिटवीन द सुप्रीम लीडर ऑफ फाइनल 5 नेशन। कोई ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, एक तरह से 5 संगठनों की सुप्रीम लीडर की मीटिंग है। इसकी चेयरमैन क्या होती है, रोटेट वाइज पे होती है, पहले ब्राज़ील ने कर ली, अगले साल रशिया कर लेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर घूम के ब्राज़ील पे हो जाएगी, ऐसे रोटेट वाइज में इसकी होती है। 100 सेक्टरल मीटिंग एक्सपर्ट, मतलब ये सब चीज़ों बात करते हैं। साइलेंट फ्यूचर क्या है, एक तो 40% ऑफ वर्ल्ड के पॉपुलेशन इसमें आती है, 30% ऑफ पूरे वर्ल्ड की जीडीपी इसमें आ जाती है, अगर इन 5-6 नेशन में, 5 नेशन में, सॉरी 6 नहीं है। ये फॉर्मुलेट हुआ था 2001 में बाय द, मतलब कि इकोनॉमिस्ट जिम ओइनेल और गोल्डमैन जो सेक थे, उन्होंने रिपोर्ट ऑन द ग्रोथ और प्रोस्पेक्टिव ऑफ द, मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, मतलब इन्होंने बोला था, एक आइडिया दिया था ये जिम ओइनेल ने, ऑफ गोल्ड सेक के जो थे, उन्होंने बोला था कि अगर आपको प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ चाहिए रीजन की, तो इन सब रीजन को साथ आना पड़ेगा। टुगेदर रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द प्रोडक्शन, ये बहुत लंबा शेयर करते हैं। 2006 में क्या हुआ, 4 कंट्री ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया इनफॉर्मली डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, इनफॉर्मल है अभी, कोई फॉर्मल नहीं हुआ है। जैसी मीटिंग हुई थी यूएनजीए की, जनरल असेंबली की, उन्होंने पीछे पीछे साथ में, जैसे यूएनजीए की मीटिंग में आए, वो साइड में 4 आदमी धरा के बैठ गए, सोच लिया उन्होंने ऐसा करेंगे। करते करते फर्स्ट जो ब्रिक सबमिट हुई थी टुक प्लेस इन 2009 इन द रशिया फेडरल, फोकस ऑन द इशू ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर। अभी क्या है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, और भी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका झुकाव किधर है, अमेरिका के साइड, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री के साइड इनका सारा झुकाव है। अगर आईएमएफ में नहीं बोलेगा, मतलब कि नहीं बोला अमेरिका, तो बात मानते नहीं है वो, कोई लोन लेने जाए। तो इन्होंने सोचा कि एक ईस्ट का भी कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, उसके लिए ब्रिक्स बनाया गया। साउथ अफ्रीका ने बाद में इसे 2011 में ज्वाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्योंकि सनाया में इसकी 3rd समिट हुई थी, ठीक है, चाइना में, तब साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई डीपनिंग करना है, ब्रॉडिंग करना है, इंटेंसिफाई करना है कॉपरेशन को, ग्रुपिंग को, सबको एक साथ आके इक्विटेबल म्यूचुअल बेनिफिशियल डेवलपमेंट मिल जाए इन कंट्री को। ईच मेंबर ग्रोथ डेवलपिंग मतलब कि पॉवर्टी ऑब्जेक्शन के मतलब पॉवर्टी के लिए काम करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए करेंगे जो सारे संगठन करते हैं। एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है जो मैंने आपको बताया, जो सारी चीज़ें कॉपरेशन करेंगे इकोनॉमिक में, कस्टम कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी है इसमें, जैसे इंडिया के लोग चाइना भेजे जाएंगे पढ़ने, मतलब कि कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, फिल्म और यूथ के लिए, तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है इसके अंदर, ठीक है ना। फ्रेंडशिप हो जाएगी, मतलब लोग घुल मिल जाएंगे, कल्चर मिक्स हो जाएंगे, ऐसे यंग डिप्लोमेटिक फोरम बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री फोरम है, ट्रेड यूनियन फोरम है, सिविल ब्रिक्स है, मीडिया फोरम है। फिर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटिकल कॉपरेशन में देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, सिक्योरिटी के साथ भी कॉपरेशन हम करेंगे। इसमें सारी चीज़ों की बात ऐसे ऐसे की हुई थी इसके अंदर। आफ्टर कॉपरेशन मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, दो तरह के मैकेनिज्म है। एक फॉर्मल डिप्लोमेट एंगेजमेंट होगी बिटवीन द नेशन गवर्नमेंट, एक एंगेजमेंट होगी गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो है उनके बीच में बैठ के बात होगी। थर्ड जो होगी, मतलब इसमें सिविल सोसाइटी पीपल टू पीपल एंगेजमेंट होगा, मतलब फॉर्मली डिप्लोमेट भी बैठेंगे, फिर जो आपके गवर्नमेंट के एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो भी साथ में बैठ के बात करेंगे, फिर जो सिविल सोसाइटी है पीपल है वो भी साथ में बैठ के बात करेंगे। तो इससे क्या क्रिएट होगा, एक तरीके से कॉपरेशन क्रिएट होगा। फिर मैंने बताया था जो आपको, जो ब्रिक्स है वो मैनेज करता है, पुश करता है इंस्टीट्यूशन टू लीड बाय द आईएमएफ का जो कोटा फॉर्म होता है वो सारा अमेरिका हैंडल करता है। तो सब चीज़ों को देखने के लिए ये संगठन बनाया गया था, इन सब चीज़ों को मतलब ओवरकम कर सके। जो सारा अधिकार किसका है, एक तरीके वही है। फिर इसमें क्या, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ऐसा एक बैंक भी इन्होंने बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कोई एशिया डेवलपमेंट बैंक नहीं है जो मनीला फिलीपाइंस में है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। आपको ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताना है वो कहाँ है, ठीक है ना। 4th ब्रिक्स सबमिट हुई थी न्यू दिल्ली में 2012 में। तब इसका सेटिंग ऑफ आइडिया रखा गया था कि एक बैंक सेटअप करेंगे, और 2014 में 2 साल बाद जब आइडिया रखा गया था, 2 साल बाद जब फोर्ट जिला में इसकी मीटिंग हुई थी, तब एग्रीमेंट साइन हो गया था, इस्टेब्लिश कर दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 6 ब्रिक समिट में किया गया था। 4th ब्रिक में बात की गई थी जो इंडिया में हुई थी, और 4th ब्रिक जो फोर्टिस जिला में हुई थी उसमें ये बना दिया गया था। फोर्टिस जिला डिक्लेरेशन इसे बोलते हैं। ये एनबीडी स्ट्रेंथ बनाया गया था कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन के साथ, इनको फाइनेंशियल मतलब पैसा देगा, इनमें ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ाएगा, ये सब चीज़ों पे काम करेगा। यही सारी चीज़ इसके अंदर की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के लिए ये पैसा देगा। एनबीडी फंक्शन अंदर मतलब कि कंसर्वेटिव मैकेनिज्म पे काम करेगा ब्रिक्स मेंबर के ऊपर। ऑल द मेंबर कंसिडर प्रोसेस इक्वल राइट, सब मेंबर जितने भी हैं इसमें 5 के 5 सबके पास इक्वल राइट्स हैं इसके अंदर। फिर कंटीजेंट आपकी रिजर्व एग्रीमेंट भी इसके अंदर है, कंसिडर करता है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस। ब्रिक्स नेशन साइन है ब्रिक्स आपको कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट 2014 में किया गया था, फोर्ट जिला डिक्लेरेशन के अंदर ही 6 ब्रिक्स सबमिट जब हुई थी। इसमें क्या था कि मतलब इसमें एम क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देगा द मेंबर हुज करेंसी स्वैप हेल्प इन टू मिटिगेशन द बीओपी क्राइसिस। अगर आप देश कर्जे में डूब रहा है आपका, तो आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देगा ये ब्रिक्स सी आर जो ए का जो है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है इसके अंदर, जो आपकी कोई इंडिया डूब रहा है कर्जे में, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है, इंडिया कर्जे में डूबता जा रहा है, तो इसको एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के अंदर। इनिशियली मतलब जो इसमें पैसा दिया जाएगा, टोटल कमिटमेंट रिसोर्सेज शेल वन ऑफ द $100 बिलियन टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर, में इतने रुपए दिए जाएंगे, इतने डॉलर। उसके बाद आईएमएफ के ऊपर आता है, इतनी ही न्यूज़ है, इससे ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट टू इंडिया। यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, इंडिया का इसमें क्या रोल है, वे फॉरवर्ड में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, पैसा इंडिया को मिल रहा है, इशू इसमें हो रहा है कि एनर्जी मेंबरशिप मिलेगी, ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।